हैं। आज अपना जो सेकंड पार्ट लेकर आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियां, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में भाग लेने वाली ग्रंथियां हैं उनकी बात करेंगे। मेनली ग्रंथियां कितनी हैं? 3 ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय ग्रंथि। 3 ग्रंथियां यहां भाग लेती हैं। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो पाचन में ग्रंथियां भाग लेती हैं उनको हम 2 प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो ऐसी ग्रंथियां जो आंतरिक होती है, आंतरिक, वो अंतःस्रावी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां आंतरिक शब्द लेके आया हूं। आंतरिक का मतलब है कि जो पाचन तंत्र के सिस्टम में होती है, और कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो पाचन तंत्र के अंगों में नहीं होती, बाहरी अंगों में होती है या बाहर से शरीर के अन्य भागों में होती है, और वो अपने स्राव कहां लेके आती है? पाचन में लेके आती है। तो यहां देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पाचन ग्रंथियां 2 प्रकार से दिख रही हैं। एक है आंतरिक ग्रंथियां, दूसरी है बाह्य ग्रंथियां। अब आंतरिक ग्रंथियां कहां पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी हमारी आहार नाल के विभिन्न भागों के अंदर पाई जाएंगी, और बाह्य ग्रंथियां हैं वो आहार नाल से बाहर स्थित होंगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आंतरिक ग्रंथियां कौन कौन सी है। जैसे एग्जाम्पल है आमाशय। आमाशय के अंदर कौन सी होती है? जठर ग्रंथियां होती हैं। छोटी आंत, छोटी आंत में कौन सी होती हैं? बुर्नर्स की ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, और लिवर कोहन की दरारें होती हैं। ये सारी की सारी क्या करती हैं? एंजाइम का स्राव करती हैं, ऐसे पदार्थों का स्राव करती हैं जो पाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन बाह्य ग्रंथियां हैं। बाह्य ग्रंथियां यानी ऐसी ग्रंथियां जो हमारे आहार नाल भाग से बाहर की ओर होती हैं। ये 3 हैं, कौन कौन सी? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं पहले बाह्य ग्रंथियां। इसमें अपनी पहली कौन सी है? लार ग्रंथि। लार का नाम आप सबने सुना होगा, क्योंकि जब भी कहीं से कुछ मिठाई दिख जाती है, कुछ खाने की चीजें दिख जाती है, तो सबसे पहले कौन आती है? मुंह में लार आती है, जो बिना बुलाए आपके चली आती है। बात करते हैं लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? ठीक है, लार ग्रंथि की संख्या की बात करते हैं अपन। तो लार ग्रंथि है, 3 लार ग्रंथियां होती हैं, और वो एक एक जोड़ी के रूप में होती हैं। इसका मतलब 3 ग्रंथियां हैं और एक जोड़ी के रूप में उपस्थित है, तो कितनी ग्रंथियां होगी? टोटल 6 ग्रंथियां। देखते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं, 3 जोड़ी है। देखो यहां से फेरबदल हो सकता है, क्योंकि अक्सर अगर हमारे दिमाग में नहीं रहता है तो यहां से कुछ गलत हो जाते हैं। कि जैसे अपन बोल रहे हैं 3 जोड़ी बोल रहे हैं, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 6, क्योंकि एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2। ठीक है, लाला लाली की कितनी जोड़ी? एक जोड़ी। एक जोड़ी में कितने? 2 लोग, लाला और लाली। इस तरीके से 3 जोड़ियां हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 6। देखते हैं इनकी लोकेशन कहां कहां होती है। एक पहली है कर्णपूर्व ग्रंथि बोलते हैं जिसको, दूसरी है अधोजंब, और तीसरी है अधोजीवा। देखें, कर्णपूर्व ग्रंथि आपको डायग्राम में दिख रही है। कर्णपूर्व, जैसा हिंदी में नाम बता रहा है इसका, कर्णपूर्व मतलब कान के पहले, कान के आसपास में है। डायग्राम में आपको दिख रही है पेरोटिड ग्लैंड। उसके बाद में है अधोजंब, सब मैंडिबुलर है। ये कहाँ है? आपके जबाड़ा होता है, जहां जबाड़े के पास में है। और तीसरी है अधोजीवा, सबलिंगुअल, यानी ये आपकी जीभ के नीचे है। कहाँ है? जीभ के नीचे। इस तरीके से लार ग्रंथियां हैं वो 3 जोड़ी हैं, और हमने इनकी लोकेशन की बात कर ली, कहां कहां ये पाई जाती है। लार का श्रावण प्रतिदिन कितना होता है? 2 लीटर तक। ये तो सामान्य प्रोसेस है कि 2 लीटर तक प्रतिदिन लार का श्रावण होता है, और वो बात अलग है जब आपके आसपास मिठाई आपको दिख रही हो, कहीं से सुगंध आ रही हो, तो उस मात्रा में इनकी मात्रा है वो बढ़ भी सकती है। इसके पीएच की बात करते हैं। पीएच होता है 6.3 से लेके 6.8 की रेंज में होता है। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें, वयस्क मनुष्य की बात करें, तो उसकी इस रेंज में पाया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। लार ग्रंथियां हैं, 3 जोड़ी हैं, नाम है कर्णपूर्व, अधोजंब और अधोजीवा। नेक्स्ट देखते हैं इस लार में होता क्या क्या है। लार में एक तो होता है जल, दूसरा पार्ट होता है इसका अन्य पदार्थ। एक एक की बात कर लेते हैं अपन। जल इसमें कितना होता है? 99.9%, मतलब मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है? जल होता है। और 0.1% में क्या होते हैं? अन्य पदार्थ। अब अन्य पदार्थ में भी कई मटेरियल हैं। जैसे बात करते हैं अपन पहले एंजाइम की। किसकी बात करते हैं? एंजाइम की। अब लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? जनरली एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लार है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं। एक तो है टाइलिन एंजाइम, जो क्या करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। अब ये स्टार्च का पाचन कैसे होगा ये अपन आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दूसरा है लाइसोजाइम है। ये क्या है? लाइसोजाइम, जो क्या करेगा? जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेगा। ध्यान रखें, लार के अंदर भी लाइसोजोम पाया जाता है, और इसके अलावा पसीने और हमारे जो आंसू हैं, अश्रु ग्रंथि होती है, उसके द्वारा स्रावित होने वाले आंसू हैं, उनके अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम
पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा पार्ट है इसका लवण, साल्टी भाग है। नेक्स्ट है म्यूसिन। आपने क्या किया, भोजन लिया, भोजन के टुकड़े लिए, उसको मुंह में दांतों से पीसा, उसको चबाया, चबाने के दौरान वो लसलसा हो जाता है, गीला सा हो जाता है ना। और गीला किसके कारण होता है, ये म्यूसिन के कारण होता है। गीला किसके कारण हो रहा है, म्यूसिन के कारण वो कैसा हो रहा है, भोजन को लसलसा बनाने का काम कौन कर रहा है, म्यूसिन कर रहा है। नेक्स्ट है इसका बफर पदार्थ। और जहां भी बफर शब्द आता है इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के पीएच के नियंत्रण में कार्य करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और वो आयंस क्या करते हैं, पीएच को नियंत्रित करते हैं, पीएच का नियमन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यकृत ग्रंथि की। ये तो हो गई अपनी एक लार ग्रंथि, ठीक है। यहाँ से इनकी संख्या के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनके द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम हैं उनकी बात यहाँ से की जाती है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं लीवर की यकृत ग्रंथि की बात करते हैं। इसके काम आपको बताऊं तो ये हमारे शरीर में लगभग 500 से ज्यादा काम करता है, ठीक है। मतलब ये इसे अपन अपने शरीर की प्रयोगशाला भी कह सकते हैं, जहां बहुत सारे प्रैक्टिकली क्रियाएं होती रहती हैं, बहुत सारी प्रोसेस लगातार चलती रहती हैं। इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि। मैं सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा हूं, अंतःस्रावी ग्रंथि की बात नहीं कर रहा हूं। वजन इसका कितना होता है, 1.3 से 1.5 केजी होता है, और जनरली इसका वजन इतना होता है। और महिलाओं में इसका वजन है वो पुरुषों की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की बात करूं तो इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, हिपेटोसाइट्स सेल्स होती हैं, हिपेटोसाइट कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं, जो उस अंग का निर्माण करने वाली होती हैं। जैसे अपने शरीर की बात करते हैं तो अपने शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। उसी तरीके से यकृत को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, हिपेटोसाइट हैं। और याद रखना, जहां कहीं भी हिपेटो शब्द आए इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो लीवर की बात कर रहा है। आपने हिपेटोसाइट्स डिजीज के बारे में सुना होगा, रोग के बारे में सुना होगा, तो वो भी यकृत से संबंधित रोग होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या आती है, मानव जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब जानते हैं आप लोग, मेमल्स की बात कर रहा हूं। मेमल्स यानी जिसके अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी जीव बोलते हैं। और इनमें से अपन भी क्या है कि स्तनधारी प्राणी है, और हम तो बड़े उच्च कोटि के स्तनधारी प्राणी है ना। मतलब भगवान ने हमारे से ऊपर किसी को बनाया ही नहीं। कुफर कोशिकाओं का पाया जाना स्तनधारियों के यकृत की अद्वितीय विशेषता है। अद्वितीय मतलब और किसी में ऐसी विशेषता नहीं पाई जाती। कुफर कोशिकाएं, याद रखना, कौन सी कोशिकाओं का पाया जाना मानव या स्तनधारियों के यकृत की विशेषता है, तो कौन सी कोशिकाएं होंगी, कुफर कोशिकाएं। और इनका इंपॉर्टेंट काम क्या है, कुफर कोशिकाएं भक्षण करती हैं। भक्षण जानते हो, रामायण अभी लॉकडाउन चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो आपने रामायण वगैरह देखी होंगी, महाभारत देखी होंगी, तो आपने सुना होगा कि राक्षस है वो जनता का भक्षण कर गया, ये कर गया, वो कर गया, ऐसा कुछ देखा होगा आप लोगों ने। तो भक्षण का मतलब है ये क्या करती हैं, कुफर कोशिकाएं भी हमारे शरीर में आने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती हैं, उनको नष्ट करती हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा था WBC के अंदर मोनोसाइट्स हैं, उनकी प्रकृति भक्षकाणु की होती है, और उसी तरीके से कुफर कोशिकाओं की प्रकृति भी कैसी होती है, भक्षकाणु प्रकृति होती है। ये भक्षण करती हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों का। तो याद रखें, कुफर कोशिकाएं और मोनोसाइट कोशिकाएं कार्य की दृष्टि से एक होती हैं। फंक्शंस ऑफ लीवर, उनकी तो बात ही क्या, वो इतने फंक्शन होते हैं कि अपन अगर उनसे अलग से डिटेल में पढ़ेंगे उन फंक्शंस को तो पढ़ते पढ़ते अपनी काफी दिन इसमें गुजर जाएंगे, लेकिन अपन यहाँ शॉर्ट में पढ़ेंगे इनको। फंक्शंस ऑफ लीवर, यकृत के कार्य। पहला काम हमने पढ़ा था ब्लड के अंदर की आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट पढ़ा था अपन ने बाइल जूस, पित्तरस, ध्यान देना, पित्तरस निर्माण तो कहां हो रहा है, यकृत में हो रहा है, लेकिन पित्तरस रुकता कहां है, संग्रहण कहां होता है, तो वो होता है पित्ताशय के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर रुकता है, वहां ठहरता है, वहां संग्रहित होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है और बच्चे इसको लगभग गलत करके आते हैं। उनके पीछे कारण क्या है कि वो इसको केवल रटते हैं, वो केवल अर्थों का शब्द यहाँ, शब्दों का अर्थ यहाँ समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ दे रखा है, साफ साफ लिख रखा है, बाइल जूस पित्तरस है, उसका निर्माण तो हो रहा है लीवर के अंदर, लेकिन ये को आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु संग्रहण कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। किस में होता है, पित्ताशय में होता है। तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ, यकृत में, वो रुकेगा। यकृत में बनने के बाद वो कहाँ जाके रुकता है,
गॉल ब्लैडर में जाकर रुकता है और वहां से फिर वो कार्य करता है। नेक्स्ट है डीएमिनेशन, विएमिनीकरण, यानी जो अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्लों में से NH2 समूह को निकालने का कार्य कौन करता है? लीवर करेगा। अमोनिया को वहां से हटाने का काम करेगा। यानी यूं कह सकते हैं कि प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो अमीनो अम्ल होती है उसके अमीनो पार्ट को हटाने का काम कौन करता है? लीवर करता है। इसलिए इसका यह काम हो गया विएमिनीकरण। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब निराविषीकरण, मतलब जो हमारे शरीर में हानिकारक या विषैले पदार्थ होते हैं उन विषैले पदार्थों को भी शरीर से निकालने का काम कौन करता है? लीवर करता है। नेक्स्ट देखते हैं बी कैरोटीन से संबंधित, यानी बीटा कैरोटीन का निर्माण करेगा और बीटा कैरोटीन का निर्माण करेगा तो ये बीटा कैरोटीन किसके निर्माण में सहायक होती है? विटामिन ए के निर्माण में सहायक होती है। और विटामिन ए को आप लोग सब जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, यानी रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और इसके विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो गया, इसमें रात में दिखाई नहीं देता है। इसकी पूर्ति के लिए क्या कहा जाता है कि विटामिन ए युक्त चीजें खानी चाहिए, जैसे कि गाजर वगैरह होती है वो खानी चाहिए। और साथ ही साथ आपने नाम सुना होगा गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरे चावल, उनके अंदर भी विटामिन ए के जीन डाल के उनको प्रोडक्ट किया गया है, उनको उत्पादित किया गया है ताकि एक के साथ दो काम हो सके। देखो वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं भोजन से संबंधित। मतलब आप लोग एक पदार्थ खा रहे हो, उसके साथ साथ आपके दो पदार्थों की पूर्ति हो रही है। ठीक है, आप चावल खा रहे हो, चावल से आपका पेट भर रहा है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल रही है, साथ में उसमें ऐसे जीन को डाल दिया गया, टेक्निकली उसमें ऐसे जीन को प्रवेश करवा दिया गया जो विटामिन ए का निर्माण कर रहा है। तो आप लोग जैसे ही चावल खा रहे हो तो आपके शरीर में विटामिन ए की पूर्ति भी साथ के साथ हो जाती। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस शब्द जहां भी आ जाता है इसका मतलब है वो किसी ना किसी का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यहाँ ग्लाइकोजेनेसिस इसका मतलब है ग्लाइकोजन का निर्माण करेगा। और हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि पादपों के अंदर भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है? स्टार्च या मंड के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में भोजन का संग्रहण किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बात अपन शुरू से पढ़ते हैं। लाइपोजेनेसिस, वही जेनेसिस शब्द आ रहा है, लाइपो शब्द वसा के लिए काम में लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? वसा का निर्माण करेगा। नेक्स्ट काम है इसका हिप्पेरिन का स्राव। इंपॉर्टेंट है हिप्पेरिन का स्राव। आपने पढ़ा है पहले रक्त के अंदर, हमने पढ़ा था जब MCQ बैच अपना चला था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मानव शरीर के अंदर खुद का रक्त क्यों नहीं जमता। ठीक है, तो वो जमता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? हिप्पेरिन पदार्थ पाया जाता है। और ये हिप्पेरिन का स्राव कौन करता है? आपका यकृत करता है, लीवर करता है, यानी ये प्रतिस्कंदक कारक है, मतलब स्कंदन को रोकने का कारक होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने विटामिन KEDA। अब आप लोग कहोगे सर उल्टा कैसे लिखा है? हम तो विटामिन ए, देखो विटामिन ADKE ऐसे बोलते हैं ना, EK ऐसे बोलते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, लेकिन यहाँ उल्टा क्यों लिखा है? इसके पीछे एक लॉजिक है, वो आपको बताया जाएगा। विटामिन B12 तथा वसा व ग्लाइकोजन क्या करता है? ये संग्रहण करता है। देखो ये है विटामिन KEDA, ये क्या है? कहाँ? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन। इनको याद रखने का एक फंडा है। देखो आपको दिख रहा है, यदि आप इनका उच्चारण करोगे तो क्या दिख रहा है? KEDA मतलब कीड़ा। क्या दिख रहा है? कीड़ा। तो आप लोग क्या बोलोगे? कीड़ा वश में है। क्या है? कीड़ा वश में है, मतलब कीड़ा आपके वश में है तो आपके शरीर में रोग नहीं करेगा। कीड़ा, तो कीड़ा का मतलब यहाँ किससे है? KEDA, विटामिन KEDA से है। और वस का मतलब किससे है? वसा से है, यानी विटामिन KEDA वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन है वो आपके जल के अंदर घुलनशील होते हैं। जनरली क्वेश्चन आता है कि कौन से विटामिन का शरीर में संग्रहण नहीं होता? क्योंकि जो जल में घुलनशील होते हैं उनका शरीर में संग्रहण नहीं होता, क्योंकि वो जल के अंदर घुलते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उत्सर्जन में सहायक होता है। उत्सर्जन में बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन का निर्माण करेगा, यानी बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन जो पदार्थ होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है और इनके विसर्जन का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये अपने लीवर के फंक्शन शॉर्ट में अपन ने यहाँ पढ़े हैं और उम्मीद है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। और यदि हाई लेवल पे अपन चलते हैं तो इसके इतने कार्य हैं लीवर के कि हमें काफी दिनों तक यदि इसको पढ़े तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? अग्नाशय की बात करते हैं। अपना तीसरा पार्ट है अग्नाशय। ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है।
सुन रखा होगा आप लोगों ने नाम कि मिश्रित प्रकार की ग्रंथि कौन सी है, तो क्या बोलोगे? अग्नाशय है। मिश्रित प्रकार की क्यों बोला इसको? क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, एक तो अंतःस्रावी भाग और एक बहिःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग क्या करता है? हार्मोन्स का स्राव करेगा। बहिःस्रावी भाग क्या करेगा? एंजाइम्स का स्राव करेगा। तो ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है कि अंतःस्रावी ग्रंथि के उत्पाद क्या होते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद क्या होते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद, रिपीट कर रहा हूं, हार्मोन्स होते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियों के उत्पाद क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों भाग होंगे। कौन कौन से? अंतःस्रावी ग्रंथि वाला भाग भी होगा और बहिःस्रावी कार्य करने वाला भाग भी होगा। तो बहिःस्रावी भाग है और एक अंतःस्रावी भाग है। बहिःस्रावी भाग है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया, इसके द्वारा किसका स्राव होगा? एंजाइम का स्राव होगा, एक रस का स्राव होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं? अग्नाशय रस। क्या बोलते हैं जिसको? अग्नाशय रस बोलते हैं। और ये स्रावित होने के बाद में किस नलिका द्वारा? विसर्ग नलिका द्वारा कहां पहुंचता है? ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? जल्दी से बताएं। वही DJI। याद आया कल वाली बात? जिम कर आए थे, ठीक है, जिमने के बाद में अपने को लगा कुछ खा लिया, ज्यादा खा लिया, तो अब थोड़ा सा पचाना है। पचाने के लिए क्या करेंगे? 2-4 ठुमके लगाएंगे। तो ठुमके लगाने के लिए क्या चाहिए अपने को? डीजे चाहिए। ये लो साहब, डीजे आ गया, ड्यूडेनम। यानी जिस भोजन कर लिया था, भोजन पेट भर लिया था आमाशय में, आमाशय के बाद में चले थे छोटी आंत। देखते हैं अपन, ये छोटी आंत का पार्ट है ड्यूडेनम। तो यहाँ पर ये पहुंच जाते हैं, बनते अग्नाशय रस। ये अग्नाशय रस है, ये कहाँ पहुंच गए? ड्यूडेनम में पहुंच गए, क्योंकि ये इनका टारगेट ऑर्गन है। क्योंकि इनको काम कहाँ करना है? ड्यूडेनम पे काम करना है, छोटी आंत पे काम करना है। अब बात करते हैं अंतःस्रावी भाग की। इसकी बात करते हैं अंतःस्रावी भाग की। इसमें अंतःस्रावी भाग में कई ग्रंथियां, कई सेल्स होती हैं जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्राव किया जाता है। आपको बता दूं, इसमें जो अल्फा सेल्स है उसके द्वारा किसका स्राव होता है? ग्लूकेगोन हार्मोन का स्राव होता है। बीटा सेल्स है उसके द्वारा किसका स्राव होता है? इंसुलिन का। डेल्टा सेल्स है उनके द्वारा किसका स्राव होता है? सोमेटोस्टेटिन का। और PP सेल्स है इनके द्वारा किसका स्राव होता है? पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये 4 हार्मोन है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय द्वारा स्रावित। आपको इन्हें याद रखना है। जनरली क्वेश्चन आता है कौन सी ग्रंथि तो कौन सी कोशिका द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? अग्नाशय की कौन सी कोशिका द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है? ये जनरली पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। अल्फा के द्वारा कौन सी? ग्लूकेगोन। बीटा द्वारा इंसुलिन। और डेल्टा द्वारा सोमेटोस्टेटिन। और PP सेल्स होती हैं उनके द्वारा पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का स्राव किया जाता है। अब इन चारों हार्मोनों की एक बार बात कर लेते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। अपन बात करते हैं, पहला हार्मोन है ग्लूकेगोन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्लूकेगोन हार्मोन, पहले इससे पहले एक डायग्राम है, इसमें देखें ये अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि का ये वाला पार्ट देखें, एक्सोक्राइन पार्ट, ये जो आपको हाईलाइट करके दिखा रखा है, रेड दिख रखा है, अलग सा दिख रहा है, रंगीन पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा है? इसका एंडोक्राइन पार्ट है। और एंडोक्राइन पार्ट के रूप में ये होती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अग्नाशय ग्रंथि का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, तो क्या बताओगे? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी, इसलिए इनको इनकी द्वीपिकाएं कह दिया। इनके छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह इन्होंने बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सोक्राइन है, वो ये रहा, आपको दिख रहा है डायग्राम में। इनको बोलते हैं एसिनाई की कोशिकाएं और उत्तक बोलते हैं, ठीक है, डक्ट टिश्यू बोलते हैं। ये एक्सोक्राइन भाग है जो क्या करती हैं? अग्नाशय रस का स्राव करती है। नेक्स्ट चलते हैं, अपन हार्मोन की बात कर लेते हैं। कौन सा हार्मोन क्या काम करता है? ग्लूकेगोन हार्मोन क्या करेगा? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है। क्या करेगा? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ाता है। जैसे क्या होता है, अपने ये ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त शर्करा, शुगर, ठीक है, शुगर के लेवल को क्या करेगा? ये बढ़ाने का काम करेगा। और एक इसके नेक्स्ट आगे है इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, इंसुलिन है, वो क्या करेगा? रक्त में शर्करा स्तर को घटाता है। एक बढ़ाने का काम कर रहा है, एक घटाने का काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। तो एक नई कंडीशन यहां से निकल के आई कि कौन से दो हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित, कौन से दो हार्मोन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन क्या कर रहा है? रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम कर रहा है, और इंसुलिन क्या कर रहा है? रक्त में शर्करा के स्तर को घटाने का काम कर रहा है। अब ये एक जनरल बीमारी है, देखो, इंसुलिन की कमी से रक्त शर्करा स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब देखो, इंसुलिन की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है जिस चीज की कमी है तो उससे क्या प्रभावित होगा?
जो कमी है वो काम जो कर रही है वो काम नहीं होगा। आपसे कहे कि मान लो मैं 2 दिन छुट्टी पे हूं, तो कौन सा काम नहीं होगा? मैं जो बायो की क्लास ले रहा हूं वो काम नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो यहां इंसुलिन की कमी हो गई। तो इंसुलिन का काम क्या है? रक्त के लेवल को, रक्त में शुगर के लेवल को घटाना। तो मैं कह रहा हूं कि ये कम हो गया, इसका मतलब है कि रक्त में शर्करा का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये वैसे ही है जैसे एक दिन अपने को पता है स्कूल में क्या होता था, जिस दिन क्लास में टीचर नहीं आते थे उस दिन अपन क्या करते थे? आवाज ज्यादा करते थे, ठीक है। और जिस दिन क्लास में टीचर है उस दिन चुपचाप बैठे रहते थे, कोने में चुपचाप बैठे रहते थे। इसका मतलब है टीचर की उपस्थिति में हमारा लेवल था आवाज करने का वो कम था, मतलब शर्करा का स्तर कम है इंसुलिन की उपस्थिति में। और जैसे ही इंसुलिन गायब, टीचर गायब, तो हमारे अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग ये हम तीरंदाजियां करते हैं, ठीक है, अलग अलग की हम कलाकारियां करते हैं। तो जैसे यहाँ शर्करा का स्तर बढ़ गया, तो शर्करा का स्तर बढ़ गया तो इससे कौन सा रोग होता है? डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। आपको बता दूं डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है डायबिटीज मेलाइटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा होता है? इंसिपिडस। ये होता है एडीएच हार्मोन की कमी के कारण। किसी कमी के कारण होता है? एडीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन होता है मेलाइटस। मतलब जो मीठे से संबंधित है ना वो मेलाइटस है। मैं से मीठा और मेलाइटस से मीठा, और मीठे की अपन वैसे क्या है? शौकीन है। अब देखो एक मजेदार बात बताता हूं आपको। कोई ना आपको किसी से मतलब बदला लेना हो, मतलब बदला कौन सा? वो नहीं कि अपने किसी का मर्डर करवाना हो या वो करना हो, मतलब मजाक मजाक में अपने को किसी से बदला लेना हो या फिर किसी के साथ मजाक करनी हो दोस्त के साथ, तो एक काम किया करो। जैसे ही कोई आप दो दोस्त हैं शादी में जा रहे हैं जीमने के लिए, कोई अपना तो काम जीमने का ही है, जीमने के बड़े शौकीन होते हैं, तो शादी में चले गए जीमने के लिए। तो आप क्या करो, जब पड़ोसी आपके साथ में, साथ वाला आपके साथ में बैठा है, तो जो भोजन परोसने वाला है आप उसको ये बोल दो कि इसको शुगर है। क्या बोल दो? इसको शुगर है, इसको मिठाई मत डालना, ठीक है। ये पछाड़ लगाएगा फिर भी इसको मिठाई मत डालना, फिर देखना क्या होता है वहां। आपने उसको समझा दिया मिठाई डालने वाले को कि भाई साहब इसका ध्यान रखना, इसको शुगर है, और शुगर जिसको होता है उसको मीठा खाने की इच्छा जरूर होती है, तो ये मिठाई मांगेगा, आपको इसको मिठाई देनी नहीं है। तो डालने वाला आया पास में, तो बोला भैया, उसके पास उसने पूछा ही नहीं, उसको सीधा अपनी थाली में आ गया, उसको पूछा ही नहीं कि भैया आपको कुछ चाहिए क्या। वो बोल रहा है भाई मेरे को भी कुछ 2-4 गुलाब जामुन डाल दे। तो बोल रहा है नहीं यार आपको शुगर है, शुगर वालों को मीठा नहीं देते है ना। अब वो पछाड़ डालेगा, अरे मेरे शुगर नहीं है, तो वो कहेगा कि नहीं शुगर वाले ऐसे ही बोलते हैं, उनको मीठा खाना होता है, तो वो ऐसे ही पछाड़ डालते हैं। तो ये आप लोग ऐसे हंसी मजाक थोड़ी सी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है सोमेटोस्टेटिन। ये क्या करता है? शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण करता है। तो ये हमने, और नेक्स्ट है इसका पीपी सेल्स द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन। वो क्या काम करेगा? अग्नाशय रस होता है उसके स्रावों को कम करेगा। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है, बढ़ी हुई मात्रा भी नुकसानदायक होती है, कम मात्रा भी नुकसानदायक होती है, तो उसके श्रावण को नियंत्रित करने के लिए काम कौन करेगा? अग्नाशय रस करेगा। ये देखते हैं अपन ने यहां पढ़े हैं, ग्रंथियां पढ़ ली हैं, अपना इसके बाद में स्टार्ट होगा पाचन की कार्य की, जो कि आज तो पॉसिबल नहीं है कि हो जाएगा, इसलिए हम इसके अलग से क्लास और लेंगे, यानी 3 पार्ट में हम इसको कर लेंगे। आपको बता दूं कि ये जो हमारी वीडियोज हैं, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, वो आप 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन एग्जाम के बंदों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब कोई कहे कि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, नहीं। आपकी फैमिली में यदि कोई बंदा 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में है, तो आप उसको भी ये वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हो, उपलब्ध करवा सकते हो, ताकि वो भी अपने ज्ञान को स्थायी करे और मजबूत करे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे। ठीक है, यहां तक उम्मीद है अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा, नेक्स्ट इसके जो अदर टॉपिक हैं, जैसे पाचन की कार्य की को अपन लेकर चलेंगे कि किस तरीके से भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आई होगी। लाल लालियों के लिए 2 बातें सुना दूं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कीजिए। क्या बोल रहा है? हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कीजिए। प्रकाश में, या यूं कहें कि दिन में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। मतलब क्या है कि हमारा मुकाबला यदि विपरीत परिस्थितियों से होगा तो ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। सामान्य जीवन चल रहा है, उस स्थिति में हम कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते।
आज का न्यूज़पेपर यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें एक और नई बात आई है कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो समूह है, उसने गाइडलाइन जारी की है कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। मतलब हमारे इंडिया तक पहुंचते पहुंचते उसको सितंबर तक लग जाएगा। तो सेफ्टी से रहें। सैनिटाइजर का उपयोग लगभग सभी लोगों ने बंद कर दिया है, मास्क पहनना लगभग सभी लोगों ने बंद कर दिया है क्योंकि मार्केट खुल गए हैं। तो आप लोग उनको दोबारा से धारण करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं, क्योंकि जीवन जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।